राज्यों में बीजेपी की जीत हुई। बीजेपी जीत के बाद फिर आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट गई। यही बीजेपी या किसी भी दल की किसी ऐसे योद्धा की कहानी होती है जो एक लक्ष्य पाने के बाद दूसरा लक्ष्य पाने के लिए पूरी ताकत से जुट जाता है। बीजेपी ने दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक की। आपको मालूम है कि इस बैठक में पार्टी के सारे दिग्गज पहुंचे और पार्टी ने विचारों और रणनीतियों के महामंथन में कई योजनाएं बनाई, कई लक्ष्य भी तय किए। बैठक में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम की समीक्षा हुई। लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा भी हुई। कुल मिलाकर बीजेपी ने अपनी रणनीति का एक ठोस स्ट्रक्चर बना लिया है और यूं भी कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने पार्टी को विजय मंत्र दे दिया है। पार्टी आगामी चुनाव में 10% अतिरिक्त नए वोटों पर फोकस करने जा रही है। इसके लिए प्लान तैयार है। बीजेपी नए वोटर्स को जोड़ने के लिए बाकायदा अभियान भी चलाएगी। अलग अलग स्तर पर बीजेपी सम्मेलन करेगी। युवा दिवस पर सम्मेलन में खुद प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा नए वोटर्स के लिए विधानसभा स्तर पर सम्मेलन होंगे। जनप्रतिनिधि सम्मेलनों का आयोजन होगा। आपको मालूम है कि बीजेपी महिला, गरीब, युवा और किसानों को ही जाति मानती है। इसके विकास की बात बार बार कहती है, इसलिए पार्टी इन्हें साधने की कोशिश कर रही है। आपको मालूम है कि वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर ही पार्टी ने 3 राज्यों में नए चेहरे को सीएम बनाया है। इसके पीछे भी बीजेपी की रणनीति है और बीजेपी पुराने चेहरों से बड़े काम करवाने की तैयारी में है, जो पार्टी के लिए अहम होने वाला है। कांग्रेस ने भी चुनाव परिणामों पर समीक्षाएं की। पार्टी में बदलाव भी हुए। ये बदलाव कितने अहम हैं, इस पर भी चर्चा, लेकिन पहले बीजेपी की हम बात करते हैं। फिर एक बार मोदी सरकार की आवश्यकता है। मोदी 3.0 के लिए इस बार और एक गुणात्मक विजय हो। 50% से अपने अपने बूथ में 50% से ज्यादा वोट हम सभी का दायित्व है बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने उसी का आह्वान किया है। उड़ीसा जैसे प्रांत में जहां प्रधानमंत्री जी की अप्रूवल रेटिंग, विश्वसनीयता 80% है, मोदी तत्व, मोदी प्रणाली, मोदी कार्य पद्धति उड़ीसा जैसे राज्य में भी आज प्रभावी दिख रहा है। निश्चित रूप में इस बार देश 50% की ऊपर की वोट मोदी जी को देगा। आपने धर्मेंद्र प्रधान को सुना। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 50% से ज्यादा वोट हासिल करने के लक्ष्य पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि अब तक बीजेपी का वोट शेयर 40 से भी कम था। अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए और इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर चुनाव लड़े तो बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सवाल है कि विपक्ष में एकता हो तो आखिर कैसे हो। अभी इंडी की चौथी बैठक में क्या हुआ यह आपको मालूम है। गठबंधन का चेहरा यानी संयोजक तक तय नहीं हो पाया। बहरहाल आप सौरभ भारद्वाज का बयान सुनिए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था वो 40% या उससे कम रहा है। ऐसे में अगर अपोजिशन यूनाइट हो जाती है, इंडिया ब्लॉक यूनाइटेड चुनाव लड़ता है और हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इंडिया का कैंडिडेट होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई तरीका ही नहीं है। 50% से ज्यादा वोट अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं लाएगी तो वो हार जाएगी। गठबंधन के नेता सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री, वो कह रहे हैं कि हर सीट पर बीजेपी को सीधी चुनौती देने की तैयारी है और सीधी चुनौती अगर दी जाएगी तो बीजेपी आगे बढ़ नहीं सकती। हालांकि बीजेपी अब तक 40% वोट तक ही हासिल कर पाई है। 50% उसके लिए एक सपने से कम नहीं है। तो बीजेपी शुरू से ही राम मंदिर के समर्थन में रही, लेकिन विपक्षी दलों से राम मंदिर के विरोध के स्वर कई बार सामने आए हैं। इसको लेकर जनता ने भी जब तब विपक्ष को नकार दिया। अब विपक्ष के विरोध को बीजेपी मुद्दा बना सकती है। माना जा रहा है कि बैठक में इस पर चर्चा की गई है। बड़ी बात यह कि बीजेपी की बैठक में राम मंदिर का मुद्दा भी उठा। विपक्षी दल क्यों मंदिर के विरोध में खड़े थे? राम मंदिर पर विपक्ष का विरोध मुद्दा एक बनाए जाने की तैयारी है। मंदिर को लेकर एक बुकलेट बांटेगी बीजेपी। बैठक में सभी पदाधिकारियों को इस बारे में जानकारी भी दी गई। यानी राम मंदिर का उद्घाटन किए जाने की तैयारी है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है और ये सब बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन राम मंदिर मुद्दे को भी सामने रखने के लिए बीजेपी अब तैयार हो गई है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और चुनाव लड़ना और जीतना
हमारा लक्ष्य है। तो नेचुरल है कि भाई जो भी बैठकें होती हैं, जो कार्य होते हैं, देश की जनता को किसी प्रकार से गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना, उनका जीवन स्तर बढ़ाना, इस सब को करने के लिए और हमें जीतने के लिए जो मूल मंत्र यही है कि भाई हम दाएं बाएं कौन आगे है, कौन पीछे, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, हमारे विरोधी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, देखने के बजाय हमें 51% वोट की ओर हमें बढ़ना चाहिए और हम उसके लिए लगातार मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। और 3 राज्यों के चुनाव के बाद में वो लक्ष्य निर्धारित करने में कोई समस्या भी नहीं है और हम पहले से भी उसके लिए काम करते रहते हैं और आगे भी काम करेंगे। और अब बात करते हैं कांग्रेस की। चुनाव परिणाम पर कांग्रेस भी मंथन करती रही है, लेकिन कांग्रेस जमीन पर कम काम करते दिखती है और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। दूसरा, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पार्टी 10 से 12 चेहरों को ही इधर उधर करती है और कुछ अनुभव से भरी पार्टी की हस्तियों को तवज्जो नहीं है। कांग्रेस के अंदर कई बार अंदरूनी खींचतान पार्टी को ले डूबती है। राजस्थान का मसला कोई भूल नहीं सकता। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की खींचतान आप भी नहीं भूले होंगे। यही खींचतान पार्टी को लंबे समय से कमजोर करती रही है। ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे बड़े जनाधार वाले नेता पार्टी से खिसक गए और कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा बने। बहरहाल, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन में फेरबदल किया। यूपी में कांग्रेस नेता प्रियंका की जगह अविनाश पांडे को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया। अब प्रियंका के पास किसी भी राज्य की जिम्मेदारी नहीं है। वहीं सचिन पायलट राजस्थान में सक्रिय थे, बड़े नेता हैं, राजस्थान में सीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन इनको छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके अलावा रमेश चेन्नीथल्ला को महाराष्ट्र और मोहन प्रकाश को बिहार का प्रभारी बना दिया गया है। केसी वेणुगोपाल फिलहाल संगठन महासचिव बने रहेंगे। वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक को गुजरात का प्रभारी बनाया गया। कुल मिलाकर कई नाम हैं। क्या इस बदलाव से पार्टी को मजबूती मिलेगी? 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम खुद ब खुद सारी बातें बताएगा, लेकिन फिलहाल तो इस फेरबदल में कोई बड़ा जीत का असरदार फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। हताश है कांग्रेस, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कहाँ पे दिखाई देगी? आप तो यूपी के अंदर बड़े हीरो बन के निकले थे। राजस्थान में जो आपने हालत की है, लड़कियां लड़ सकती हूँ, आप देखते हैं कि लड़की के साथ में बलात्कार होता है तो किसने बलात्कार किया है, किसका शासन है, क्या नहीं है, बोलना है नहीं बोलना, जब जाके आप राजनीति में आगे बढ़ते हैं तो ये परिवर्तन लग रहा है कि इनकी हताशा का कारण है और आगे से परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा, वैचारिक परिवर्तन करना चाहिए। देखिए, हमारा अंदरूनी मामला है। उन्होंने शिवराज सिंह जी के साथ क्या किया, वसुंधरा राजे के साथ क्या किया, हम तो नहीं बोलते हैं। बीजेपी के अंदरूनी के मामले में अडवाणी जी के साथ क्या हुआ, जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी को दरकिनार किया, लेकिन इनमें नैतिकता नहीं रहती। ये हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करते हैं, जो कि गलत है। उधर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस संगठनात्मक फेरबदल पर कहा कि यह कहना गलत है कि प्रियंका गांधी को प्रभारी पद से हटाया गया। उन्होंने 7 से 8 महीने पहले पार्टी के अनुरोध पर राष्ट्रीय स्तर पर काम करने की इच्छा जाहिर की थी, इसलिए उन्हें किसी एक राज्य तक सीमित नहीं किया गया है। ये कहना गलत है कि उन्हें प्रभारी पद से हटाया गया है। उन्होंने आज से लगभग 7-8 महीने पहले इच्छा जाहिर की थी पार्टी के अनुरोध पर कि वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेंगी और इसीलिए उन्हें किसी राज्य में नहीं ले जाया गया है। अब उनकी सेवाओं का भरपूर उपयोग हमने देखा तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में। तो अब उनका राष्ट्रव्यापी उनकी सेवाएं ली जाएंगी और कांग्रेस को मजबूत करेंगी और इसीलिए उनको किसी राज्य में अकेले कन्फाइन नहीं किया गया। यूपी में 2024 लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। हम सबको मालूम है कि अगर छत्तीसगढ़, एमपी या राजस्थान में कांग्रेस जीत जाती तो वो बीजेपी की तरह बड़े फैसले शायद ही ले पाती। दरअसल बीजेपी नए चेहरों को मौका देती है। पार्टी कैसे आगे बढ़े, इसके लिए जमे जमाए चेहरों को भी सीएम नहीं बनाती। बीजेपी वर्तमान में और भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला करती है और इसका पार्टी को लाभ भी मिलता है। बीजेपी और कांग्रेस की इस सोच में अंतर के कारण बीजेपी आगे बढ़ रही है और कांग्रेस पिछड़ रही है। क्या 2024 के चक्रव्यूह में कांग्रेस बीजेपी से बहुत पीछे है? बीजेपी के नेता कांग्रेस में बदलाव को लेकर चुटकी लेते हैं।
प्रहलाद जोशी को भी आप सुनिए। No, that means she has proved herself to be most failure. And wherever Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi go for the hectic campaign, there Congress is going to lose. Wherever they become in charge, Congress is losing, and that's why they have withdrawn to save the face. And it makes no difference for the Bharatiya Janata Party. और कांग्रेस नेता राशिद अलवी का क्या कहना है, ये भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं खड़गे साहब, और ये उनका हक है कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से नई कमेटी बनाएं, नए महामंत्री बनाएं, नए इंचार्ज बनाएं, ये उनका इख्तियार है। प्रियंका गांधी ने कर्नाटका के अंदर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर कैंपेन किया ज़बरदस्त। कम से कम हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन बीजेपी की तो आदत है वो इस तरीके के बयानात देते रहते हैं। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। लोकसभा चुनाव करीब है, लेकिन उससे पहले इस सीट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से पहले तय हुआ था कि बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शेष 22 सीटें राज्य के बाकी गठबंधन सहयोगियों में समान रूप से वितरित की जाएंगी, जिनमें शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। लेकिन 5 राज्य विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी को विश्वास है कि मोदी के नाम से पार्टी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। इसका मतलब है कि भाजपा राज्य में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दरअसल हाल में आरएसएस और बीजेपी राज्य कैडर के बीच बैठक हुई थी, जिसमें यह सुझाव दिया गया कि बीजेपी राज्य विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी को अधिक फायदा होगा। अब इसके बाद माना जा रहा है कि 26 और 22 का फॉर्मूला बदलना शुरू हो गया है। अब बीजेपी के आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार अजीत पवार समूह लोकसभा में 4 सीटें जीत सकता है, जो रायगढ़, शिरूर, बारामती और सातारा है। रायगढ़ में एनसीपी का मजबूत नाम है सुनील तटकरे, तो वहीं थिरूर में अजीत पवार ये सीट अमोल कोल्हे को देने के मूड में हैं, जो अजीत पवार के साथ गए और फिर पार्टी छोड़कर एक बार फिर शरद पवार से हाथ मिला लिया। लेकिन राजनीतिक पंडितों के अनुसार वो अभी भी इस मनस्थिति में हैं कि जब लोकसभा की चुनाव की बात होगी तो शायद फिर से अजीत पवार के साथ हाथ मिला लें। अगर अमोल यहां से चुनाव लड़ते हैं तो अजीत पवार के लिए सीट जीतना आसान हो सकता है। आने वाले लोकसभा के चुनाव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनडीए का घटक दल करके हम ये चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रवादी के हमारे सभी उम्मीदवार घड़ी ये चिन्ह लेकर हम ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र से 45 प्लस लोकसभा की सीटें महायुति की जीतनी चाहिए। विश्व में सबसे लोकप्रिय पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जिताने के लिए हम महायुति के सभी नेता कार्यकर्ता महाराष्ट्र से 45 प्लस लोकसभा से विजयी उम्मीदवार भेजने का संकल्प हमने किया है। शिवसेना महाराष्ट्र में हमेशा 23 सीट लड़ती थी और हमारे आज 13 खासदार है, एमपी है, लेकिन हम जानते हैं कि इस बार अजित पवार साहब की एनसीपी भी हमारे साथ है। शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। हमारा जो मेन उद्देश्य ये है कि सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी फिर से भारी मतों से और महाराष्ट्र में भारी सीटों से फिर से प्रधानमंत्री बने। इसके लिए जब हम 3 पार्टी मिलकर कोएलिशन धर्म के हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो एक दूसरे का हित और खुद के पार्टी का हित भी हम ध्यान में रखकर करेंगे। और इसमें बात करते हैं बारामती सीट की। इस विशेष सीट से ही अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का नाम उछला था कि वो भी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पार्थ पवार की पिछली हार याद होगी और वो इस बार भी अगर हार गए तो लगातार हारना उनके करियर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए अजीत पवार ये फैसला नहीं लेंगे, बल्कि दत्तात्रेय भरणे को संभावित टिकट दे सकते हैं, जिसके लिए बीजेपी भी उनके नाम पर सहमत है। और जहां तक धनगर वोटों की बात है तो दत्तात्रेय सही नाम हो सकते हैं और सुप्रिया सुले को
कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण सीट सातारा है, जहां से श्रीनिवास पाटिल ने जीत हासिल की, लेकिन उम्र के आधार पर उनके बेटे सारंग पाटिल इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसी संभावना है कि अजीत पवार की ओर से रामराज नाईक निंबालकर चेहरा होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो बड़ी संभावना है कि शरद पवार पृथ्वीराज चव्हाण के नाम पर समर्थन दे सकते हैं। तब मुकाबला और दिलचस्प होगा। इसके अलावा ठाणे, परभणी और उस्मानाबाद वो 3 सीटें हैं जिन पर अजीत पवार की नजर है। ठाणे बहुत प्रतिष्ठित निर्वाचन क्षेत्र है, जहां से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आते हैं। आनंद परांजपे ठाणे के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन अगर बीजेपी कल्याण की सीट को एकनाथ शिंदे के लिए नहीं देती है तो निश्चित रूप से अपने बेटे के लिए ठाणे निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रयास करेंगे। और फिर परभणी की बात करें तो यहां से राजेश विटेकर जैसा नाम अजीत पवार के पास है। अजीत पवार उस्मानाबाद के लिए भी सीट मांग सकते हैं। तो अजीत पवार गुट और जहां तक शिवसेना की बात है और बीजेपी की बात है, महायुति जो महाराष्ट्र में इस वक्त सत्ता में काबिज है, 48 महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों के लिए अभी इनमें चर्चा होनी बाकी है। सभी अपना गणित लगा रहे हैं, सभी अपने गणित को सेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और इसके जरिए आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी अपना शेयर बढ़ाकर ले जाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात कर लेते हैं। शिवसेना में फूट के बाद 13 सांसदों ने एकनाथ शिंदे का नेतृत्व चुना, तो निश्चित रूप से शिंदे इन सांसदों का ख्याल रखना चाहेंगे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अधिकतम 10 या 12 सीटें शिंदे को दी जाएंगी। इतना ही नहीं, उम्मीदवारों पर भी बीजेपी अंतिम फैसला लेगी। सीटों को लेकर बड़ी खींचतान की बात केवल ठाणे या कल्याण का ही नहीं मसला, बल्कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना जलगांव सीट की मांग कर रही है, जहां उनकी अच्छी ताकत है, लेकिन बीजेपी ने इस सीट को देने से इनकार किया है। बीजेपी का कहना है कि ये उनकी सीट है और उन्हीं के पास रहेगी।